हेलो फ्रेंड्स, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और जिन्होंने अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं अध्ययन किया है, वो वीडियो के नीचे उसकी लिंक दी जा रही है, आप लोग उसका अध्ययन कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस वाक्यों में होता क्या है कि पहचान के लिए मुझे चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, दिया है, गया है आदि शब्द का प्रयोग होता है, जिससे मुझे ये पता लग जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जिससे किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे आवश्यकता होती है कि हम उसकी पहचान करें कि ये किस टेंस में है। तो हम जो है इसको जानने के लिए देख लेते हैं कि प्रायः इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, दिया है, लिया है, पाया है, खोया इत्यादि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिससे मुझे तुरंत पता लग जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कुछ सामान्य से और नियम भी हैं जिन वाक्यों से यह पता लगे कि कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ और भूत में ही समाप्त हो गया हो, किंतु उसका प्रभाव, जिसको हम अंग्रेजी में इफेक्ट बोलते हैं, और उसका जो परिणाम होता है, रिजल्ट, वर्तमान में भी विद्यमान हो, यानी उसका इफेक्ट जो है वर्तमान में भी हो, तब उस वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। और यदि वर्तमान में उसका प्रभाव समाप्त हो गया हो, तब उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम बनाना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल्स में दिया गया है कि जैसे कोई खिलाड़ी जब मैच जीत लेता है और उसका आनंद या उसका जो है प्रभाव समाप्त नहीं होता है। जैसे खिलाड़ियों ने मैच जीत लिया है, द प्लेयर्स हैव वन द मैच, तो उसके बाद में लोग उसका सेलिब्रेशन करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, तो वो प्रभाव समाप्त नहीं होता, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाते हैं। और कभी कभी जब उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, जैसे द प्लेयर्स वन द मैच, यानी ये भूतकाल में ही कार्य हुआ, उसके बाद में उसका प्रभाव समाप्त हो गया, तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में बना देते हैं। तो हमें इसके बारे में विस्तार से अध्ययन कर लेना चाहिए कि अगर ऐसा वाक्य मुझे मिले तो उस समय मुझे क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम इसके और कुछ सामान्य नियम पर। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज और प्लूरल के साथ में हैव का प्रयोग किया जाता है। हम दोनों टेंसों में इसके पहले अभी हमने जो बताया था उसमें अध्ययन कर चुके हैं सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। ही, शी, इट, और कोई अगर किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का नाम आ जाता है तो वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ में मुझे हैज का प्रयोग करना चाहिए। आई, वी, यू, दे और अन्य जिसमें एक से अधिक लोग सम्मिलित होते हैं वो होता है प्लूरल। तो ये ऐसे सब्जेक्ट के साथ में मुझे हैव का प्रयोग करना होता है। तो कुछ नियम का हम अगर जो है फॉलो करते हैं तो मेरा सेंटेंस गलत नहीं होता है। आगे चलते हैं। हैज या हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की भांति होता है। हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब थर्ड फॉर्म में हमने आपको बताया ही था पहले वीडियो में कि हमें बहुत सारी वर्ड मीनिंग याद करनी होती है, और उसमें मुझे उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या अन्य फॉर्म को भी लर्न कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, जिससे अनुवाद करते समय मुझे बहुत परेशानी न उठानी पड़े। तो इन सभी के साथ में जैसे कहीं पर भी हैज या हैव का प्रयोग हो जाता है तो मुझे पता लग जाना चाहिए कि ये इसके साथ में मुझे थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। तो इसके कुछ नियम इसी प्रकार से हैं कि सब्जेक्ट का चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम उसके साथ में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जब हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं
तो उसके बाद मुझे थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना होता है। आगे अगले नियम में हम देखेंगे कि जब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, हैज या हैव तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में हमें नॉट लगा देना होता है। जब निगेटिव, आप समझ ही चुके होंगे, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। जब नकारात्मक वाक्य मुझे मिलता है तो मुझे सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव लगाते हैं कर्ता के अनुसार। अगर सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। उसके बाद में मुझे नॉट लगा देना होता है और उसके जस्ट बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग कर देते हैं। सामान्य से नियमों का पालन करके हम अपने सेंटेंस को सॉल्व कर लेते हैं, अपने वाक्य को बना लेते हैं। तो मुझे नकारात्मक वाक्य है तब भी बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसको तुरंत केवल सामान्य से नॉट लगा करके, हैज और हैव के बाद में नॉट लगा देते हैं और मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग कर लेते हैं और इस प्रकार से हमारा वाक्य या सेंटेंस जो है सॉल्व हो जाता है। तो आप इसके लिए बहुत सारी वर्ड मीनिंग याद करते रहें और जितने भी रूल्स आपको बताए जा रहे हैं उसका आप सभी लोग अनुसरण करते रहें, उसको याद करते रहें। तो बोर्ड एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में आप देखते हैं कि मिश्रित ट्रांसलेशन दिया जाता है जो एक स्टोरी टाइप में होता है, पैसेज टाइप में होता है और उसको मुझे सॉल्व करना रहता है और उसके लिए समय निर्धारित रहता है, उसका अंक निर्धारित रहता है। तो मुझे उस समय के अंदर ही उसको सॉल्व करना चाहिए और उसको सॉल्व करने के लिए मेरे सभी रूल्स जो है हमें याद होने चाहिए, उसके नियम हमें याद होने चाहिए जिससे हम आसानी से कर लें। तो मुझे जो है उनके नियमों को पढ़ते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने अगले वीडियो में भी बताया था। जब वाक्य क्या से प्रारंभ होने वाले हों, यानी उसी को हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, तो उसमें हम करते क्या है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बी यूज हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कर्ता के भी पहले अगर क्या से प्रारंभ है तब की बात किया जा रहा है, तो अगर वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बी यूज हेल्पिंग वर्ब। जैसे इसमें हैज और हैव है, तो हैज और हैव मान लीजिए सिंगुलर है तो हम हैज लगा लेंगे और प्लूरल है तो हैव लगा लेते हैं। तो लेकिन जब क्या से ही प्रारंभ हो वाक्य, उसमें अन्य प्रश्नवाचक शब्द अगर आ जाते हैं तो वहाँ पर हम जो है उसकी अंग्रेजी जो है अगले नियम में आपको हम फिर बता दे रहे हैं। लेकिन अगर क्या से प्रारंभ है तो कर्ता के अनुसार हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले करते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट को लगाते हैं और उसके बाद में फिर वही मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग कर लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो हमें विशेष रूप से जो है इसको याद रखना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कीप इन माइंड, यानी इसको हमेशा याद रखो। और जो हम हमेशा याद रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम अगर इंट्रोगेटिव के अन्य वाक्य अगर कब अन्य शब्द आ जाते हैं तब क्या होता है, यदि वाक्य के बीच में कब, कहाँ, कौन, कैसे, किसे, कितना, इधर उधर में बहुत सारे शब्द ऐसे आ जाते हैं जो प्रश्नवाचक वाक्यों में, तो उसके लिए हमने आपको बताया ही था कि उसके लिए हम हैज या हैव या फिर अन्य कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। वहाँ पर हम सबसे पहले ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी लिखते हैं, जैसे कहाँ आ गया है तो व्हेयर लिखेंगे, कैसे आ गया है तो हाउ लिखेंगे, कब आ गया है तो व्हेन लिखेंगे, क्यों आ गया है तो व्हाई लिखेंगे। ये सारे शब्दों की अंग्रेजी हम हैज या हैव से भी पहले लिख देंगे, उसके बाद में कर्ता के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में फिर हम मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें जो है मेन वर्ब का फॉर्म नहीं बदलता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर ऐसे शब्द मुझे मिल जाते हैं वाक्य के बीच में, हाँ क्या शब्द भी अगर वाक्य के बीच में आ जाता है तो उसके लिए हम हैज या हैव का प्रयोग सबसे पहले नहीं करेंगे, उसकी अंग्रेजी लिख देंगे, व्हाट लिख देंगे। लेकिन क्या शब्द अगर पहले आ जाए, मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर क्या से ही वाक्य प्रारंभ होता है तो उसके लिए मुझे हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग कर देना रहता है, यानी जिस टेंस में हो।
जिस काल की बात की जा रही हो उसके अनुसार उसकी हेल्पिंग वर्ब या जो है सहायक क्रिया का प्रयोग हम सबसे पहले कर लेते हैं। तो आप अच्छे से अगर समझ रहे हैं वीडियो को बिना स्किप किए अगर देख रहे हैं, ये जितने भी टेंसेज आपको पढ़ाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं, उनको अगर हम बिना स्किप किए पूरी वीडियो अगर हम देखते हैं तो निश्चित रूप से टेंस के संदर्भ में मुझे कोई जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। हम आसानी से उसको सॉल्व कर लेते हैं। और ये छोटे क्लासों के लिए भी, केवल बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, मेरे अन्य बहुत छोटे बच्चे या भाई बहन जो क्लास 6, 7, 8, 9th, 11th और 10th 12th तो है ही है, लेकिन इन क्लासों में भी अगर पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनकी अभी से ही नींव मजबूत होने वाली है और वो ट्रांसलेशन करने में दक्ष हो जाएंगे, माहिर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि निगेटिव भी हो, जिसे आ जाता है कि प्रश्नवाचक वाक्य अगर नकारात्मक भी है, तो उसके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा जो है कोई इसमें रूल में बदलाव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। केवल निगेटिव भी हो तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगा देते हैं और मुझे बहुत सारे रूल का इसमें जो है आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हम केवल नॉट का प्रयोग करके अपने वाक्य को पूरा कर लेते हैं। जैसे अगर इंट्रोगेटिव में आप देख ही चुके हैं कब, कहाँ, कौन, कैसे, कितना, किसे या क्या शब्द अगर आ जाता है उसके बाद फिर जो है वो नकारात्मक भी रहता है, तो सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे। तो वहाँ पर मुझे कुछ बहुत ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत नहीं होती है। केवल हम सामान्य सा बिल्कुल नॉट लगा लेते हैं और उस सेंटेंस को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे दिया गया है कि सभी के साथ में मुझे थर्ड फॉर्म तो लगाना ही है। जैसे कोई सब सेंटेंस हम ले लेते हैं कि उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया है। व्हाई हैज ही नॉट कॉल्ड मी, तो उसमें हमने क्या किया, व्हाई का प्रयोग कर लिया क्योंकि ये प्रश्नवाचक था। उसके बाद में हैज का प्रयोग कर लिया, उसके बाद में फिर सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद में तुरंत उसके बाद नॉट लगा दिया। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम फार्मूला पर कि इसका फार्मूला किस प्रकार से होता है। अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। हम जितना पढ़ चुके हैं उसी प्रकार से हमारा फार्मूला भी तैयार हो जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या ऑब्लिक इसको भी बोल लेते हैं, और प्लस एमबी यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट उसमें जोड़ देते हैं। तो ये होता है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य में मुझे सब्जेक्ट के बाद में हैज, हैव और मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करना होता है। आगे बढ़ते हैं हम निगेटिव में। निगेटिव में क्या होता है, अभी हमने बताया ही कि सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव यानी कर्ता के अनुसार उसका प्रयोग, उसके बाद में नॉट लगा लेते हैं, उसके बाद भी मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग मुझे करना चाहिए और उसके बाद में मुझे ऑब्जेक्ट को जोड़ देना चाहिए। तो ये फार्मूला जो है आप अच्छे से अगर अध्ययन कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं और अच्छे से याद हो जाता है, तो मुझे तुरंत ये पता लग जाता है किस टेंस का है, मुझे इसके साथ क्या करना है, किस प्रकार से इसको मुझे हल करना है। आगे बढ़ते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला। इंट्रोगेटिव में हैज या हैव इसमें हमने पहले दर्शाया है, क्योंकि अगर क्या शब्द से प्रारंभ हो जाता है वाक्य तो वहाँ पर मुझे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करना रहता है। तो अगर क्या से स्टार्ट होता है तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद में फिर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में मुझे क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह को लगा देना रहता है, जिससे ये निश्चित हो जाता है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य ही है और हमारा सेंटेंस पूरा होता है। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। इंट्रोगेटिव निगेटिव में फिर वही हमने QW दिया यहाँ क्वेश्चन वर्ड, यानी कब, कहाँ, कौन, कैसे, कितना
कोई भी अगर शब्द आ जाता है तो उसके लिए हम उसकी अंग्रेजी पहले लिख देते हैं, उसके बाद में कर्ता के अनुसार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज हैव का प्रयोग करके फिर वही नियम का पालन कर लेते हैं जैसा हम अभी अगले फार्मूले में कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज पर। आइए कैसे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। इसे दिया गया है वह अपना काम पूरा कर चुका है, तो यहाँ वह सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, तो वह के साथ में मुझे जो है वह की अंग्रेजी हम लिखेंगे ही, उसके बाद में मुझे लगाना होगा हैज क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, जैसे यहाँ पर दिया गया अपना काम के लिए हम वर्ड मीनिंग भी देंगे कि कहाँ पर अगर अपना आ जाए तो मुझे उसके साथ में क्या करना है। तो यहाँ पर ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क मीन्स अपना काम, और कंप्लीटेड माने पूरा कर चुका है। आगे लेते हैं वह गहरी नींद ले चुकी है, तो वह की अंग्रेजी यहाँ ले चुकी है, मुझे पता लग जाता है फीमेल है और स्त्रीलिंग है जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो शी हैज स्लेप्ट साउंडली, शी मीन्स वह, और उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब ले लिए हैज, उसके बाद में स्लेप्ट इसका थर्ड फॉर्म लगा लिया, और उसके बाद साउंडली गहरी नींद। साउंडली का मतलब होता है साउंड मीन्स होता है आवाज़ करना, इसमें जो है भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो लेकिन साउंडली जब हम गहरी नींद ले चुकते हैं तो मेरे नाक से या कभी जो है ऐसी कुछ वॉइसें आने लगती हैं। आगे सेंटेंस में बढ़ते हैं। पुलिस ने चोरों को नहीं पकड़ा है, ये आ गया निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें पुलिस सब्जेक्ट है तो द पुलिस हैज लगा लेंगे हम, उसके बाद नॉट, फिर कैच की थर्ड फॉर्म का प्रयोग मुझे करना है, कैच की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लेना है, और फिर द थीव्स यानी चोरों को, एक से अधिक चोर थे तो द पुलिस हैज नॉट कैच द थीव्स, तो मुझे इसमें भी जो है थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ा, जैसे कैच के थर्ड फॉर्म का प्रयोग मैंने कर दिया। आगे बढ़ते हैं। मैंने उसे अपनी घड़ी नहीं दी, तो यहाँ पर आई जो है, आई के साथ मुझे हैव लगाना होता है क्योंकि आई को प्लूरल में रखा गया है, उसको बहुवचन में रखा गया है। तो आई हैव नॉट, अब गिव का थर्ड फॉर्म लगाएंगे गिवन माई वॉच, अपनी घड़ी की बात कर रहा है। टू हिम मीन्स उसे, यानी मैंने उसे अपनी घड़ी नहीं दी। आई हैव नॉट गिवन माई वॉच टू हिम, आई हैव नॉट गिवन माई वॉच टू हिम, मैंने उसे अपनी घड़ी नहीं दी। अब वॉच मीन्स यहाँ पर घड़ी, गिव का थर्ड फॉर्म लगा देंगे हम गिवन हो जाएगा, और आई के साथ मुझे हैव लगा लेना है। आगे बढ़ते हैं। क्या तुम अपना पत्र लिख चुके हो, क्या शब्द इसमें पहले आ गया, और सब्जेक्ट इसमें क्या है प्लूरल है, जो मतलब बहुवचन है। तो क्या तुम अपना पत्र लिख चुके हो, तो इसमें क्या शब्द से प्रारंभ है, तो हम इसमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बी यूज हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट। तो यहाँ पर हैव यू रिटन योर लेटर, हैव हम पहले ले आए और इस प्रकार से अपने वाक्य को पूरा किया। अगला सेंटेंस है तुम्हारा मित्र कहाँ चला गया, वाक्य के बीच में कहाँ शब्द आया है, तो इसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे व्हेयर, तो हम व्हेयर से ही प्रारंभ करेंगे। तो व्हेयर हैज योर फ्रेंड गॉन, हमने बताया था कि अगर ऐसे शब्द आ जाते हैं तो उसकी अंग्रेजी हम लिख लेते हैं। तो व्हेयर हैज योर फ्रेंड गॉन, तो इसमें मुझे उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी पड़ी। अगला सेंटेंस है क्या उसने गरीबों की सहायता की, तो हैज ही हेल्प्ड द पुअर, हैज ही हेल्प्ड द पुअर। अब यहाँ पर क्या शब्द से प्रारंभ है, तो यहाँ क्या के लिए हम हैज का प्रयोग कर देंगे पहले, और उसके बाद में फिर सब्जेक्ट लगा लेंगे, उसके बाद में हेल्प का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हेल्प्ड, अब किसकी मदद की, गरीबों की, द पुअर। तो इस प्रकार से जब क्या शब्द आ गया तो हमने आपको बताया ही था, तो इसके लिए मैंने हैज का प्रयोग कर लिया। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि किस प्रकार से मुझे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अगर ऐसे वाक्य आ जाते हैं तो उसे
सॉल्व करने चाहिए। तो निश्चित रूप से मुझे ये उम्मीद है कि आज मेरे मित्रों के द्वारा जो भी कुछ पढ़ा गया बहुत अच्छे से उनको समझ में आ गया होगा। और अन्य वीडियो हमारी देखने के लिए लिंक दी जा रही है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।